हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है कल होने जाने वाला सुपर स्मैश का मैच, जो कि होने जा रहा है ऑकलैंड और नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में। तो ये मैच है होने जा रहा है ईडन पार्क आउटर ओवल में, और बारिश के चांसेस तो नहीं है, हालांकि क्लाउडी कंडीशन रहेगा, मतलब ओवरकास्ट कंडीशन के चांसेस हैं। आखिरी 5 टी20 मैचेस की बात करें ना, तो नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर आपको बहुत बुरी तरीके से डोमिनेट करते हुए दिखेगी ऑकलैंड को। ठीक है, वैसे तो नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स उतना अच्छा नहीं कर पाए थे पिछले सीजन में भी, और इस सीजन में भी उनका हालत अच्छा नहीं चल रहा है। लेकिन इस फिक्चर में उनका रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। इवन बहुत ख़राब हाल में भी उन्होंने पिछले सीजन में ऑकलैंड को हराया हुआ था। और उससे बड़ी बात, दोनों ही टीमों में कल के मैच में बहुत बड़े बड़े चेंजेस होने जा रहे हैं। अगर आपने दोनों टीमों के मैचेस देखे होंगे इस सीज़न में जितने भी मैचेस हुए हैं, एक मेजर प्रॉब्लम जो दोनों टीमों के साथ हो रहा है वो है बॉलिंग। ठीक है, बैटिंग में फिर भी अच्छे परफॉर्मर्स रह रहे हैं, स्पेशली नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स के होकर टीम साइफर्ड अच्छा कर रहे हैं। ओवरऑल उनका भी बैटिंग अच्छा नहीं है, लेकिन चलिए बैटिंग तो बेटर चल रही है कुछ हद तक। लेकिन बॉलिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, मेरे ख्याल से 2 बार वो 200 के ऊपर भी कंसीड कर चुके हैं। ऑकलैंड की तरफ से भी वही बात है, उनके जो मेन स्ट्राइक बॉलर हैं बेन लिस्टर बिल्कुल आउट ऑफ द टच नज़र आ रहे हैं सीज़न के शुरुआत से। तो इसीलिए उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। बैटिंग में भी एक दो परफॉर्मर को छोड़कर खास कुछ नहीं नज़र आया है। विल ओडोनेल मतलब बहुत दिनों से ही टीम को खींच रहे हैं बैटिंग से, इसके सिवाय कंसिस्टेंसी कभी नज़र आई है। तो दोनों ही टीमों के लिए चीज़ें बहुत हद तक सेम ही रही हैं। लेकिन कल के मैच में नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट के ऊपर स्पेशली एक साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स, इंटरनेशनल प्लेयर्स वापस आने वाले हैं। इससे जो उनकी बॉलिंग मतलब हो सकता है ग्राउंड स्टेट पर थी, वो कल के मैच में बिल्कुल अपर स्टेट पे आपको होते हुए दिख सकती है। ऑकलैंड की तरफ से भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर आने वाले हैं, सबके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि इस फिक्चर में एक्चुअली में होता क्या है। ये बहुत ही ज़्यादा हाई स्कोरिंग फिक्चर रहा है, 200 के ऊपर बने भी हैं, 190 के ऊपर भी बने हैं। एक ही मैं आपको लो स्कोरिंग मैच दिखा सकता हूँ, वहाँ पर भी 155 के आसपास स्कोर बन गया था। और ऑफकोर्स नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट फेवरेट रही है। तो देखते रहो, ये है मेरे ख्याल से थर्ड लास्ट मैच जब ये दोनों टीमें इस ग्राउंड पर खेले थे। ऑकलैंड ने बना था 202, नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट्स मतलब 3 ओवर रहते उस रन को चेस कर गई थी सिर्फ 4 विकेट के नुकसान पर। ये थे कुछ परफॉर्मर्स जिनमें से फिलिप्स, सोलिया, रॉबर्ट ओडोनेल अवेलेबल हैं, और यहाँ से डेफचिच जब बॉलिंग भी करवाते थे। नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट्स के होकर डेफचिच ने बैटिंग से, और डैरन मिचेल खेलते थे, इन्होंने करा था लिस्टर के 2 विकेट से। तो आप देख सकते हैं बैटिंग डोमिनेशन बहुत ही गंदा वाला बैटिंग डोमिनेशन था यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद यह है सेकेंड लास्ट मैच, ये भी ऑकलैंड पे हुआ था। यहाँ पर भी नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट्स ने अच्छी बैटिंग करी थी। इस बार ब्राउनिल, मिचेल यहाँ पर भी, साथ में एंडरसन, कोडी एंडरसन जो खेलते थे यहाँ पे, मुनरो, मैकलिनगन, कुछ विकेट टेकर्स थे। ऑकलैंड ने चेस कर लिया, 4 गेंद रहे थे, जिसको लीड किया था मुनरो, कचोपा और रॉबर्ट ओडोनेल फिर से। रॉबर्ट ओडोनेल यहाँ पर भी आपको दिखेंगे कुछ रन बनाते हुए। ऑकलैंड ने ये मैच जीत लिया था। तो दोनों मैच में आप स्कोर्स देख सकते हैं कितने बने हैं यहाँ पर। हालांकि विकेट्स भी काफ़ी गिरे थे, लेकिन स्कोर्स भी काफ़ी डिसेंट हुआ था। ये था एकमात्र लो स्कोरिंग एनकाउंटर जहां पर नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट ने जीत हासिल किया था अपने बॉलरों के ऊपर, या स्पेसिफिकली बताया जाए स्कॉट कोगेलैंड के एक्सटेंसिवली एक्सक्लूसिवली बहुत ही बढ़िया स्पेल के ऊपर डिपेंड करके 4 विकेट 16-18 रन देकर बैटिंग ध्वस्त कर दिया था ऑकलैंड का। जहां पर सोलिया फिर से और फिलिप्स के कुछ रन आपको दिख जाएंगे, नीचे से सोमोबाइल ने कंट्रीब्यूट करा था। नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट बैटिंग सही नहीं रही थी, लेकिन डैरन मिचेल बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है उनका। इवन अगर आपने नोटिस करी होगी, अभी तो वो कैंटरबरी की टीम के होकर खेलते थे, जो कैंटरबरी का मैच था ऑकलैंड के अगेंस्ट में, वहाँ पर भी डैरन मिचेल ने बहुत ही बढ़िया बैटिंग करी हुई थी। तो रिकॉर्ड भी काफ़ी अच्छे हैं, साथ में ब्रेट हैम्पटन के यहाँ पर परफॉर्मेंस है। ये ही एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर रहा है। उसके बाद से फिर से जब अगर हम वापस आएंगे, तो फिर से आपको हाई स्कोर देखने को मिल जाएंगे नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट की तरफ से स्पेशली। यहाँ पर साइफर्ड, एंटोन डेविचिस, ब्रेट हैम्पटन, डैरल मिचेल, काफ़ी सिमिलर नाम है। स्कॉट कोगेलाइन एक और नाम है जो कंसिस्टेंटली इस फिक्चर में काफ़ी अच्छा करते हैं, या तो बॉलिंग से या फिर कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन इनका हमेशा ही रहता है यहाँ पे। ऑकलैंड चेस तो नहीं कर पाई, लेकिन लगभग 170 के आसपास स्कोर उन्होंने बना दिया था, जहाँ पर सोलिया फिर से, मुनरो फिर से आपको परफॉर्म करते हुए दिख जाएंगे। स्कॉट कोगेलाइन के 3 विकेट। स्कॉट कोगेलाइन एक लौते बॉलर रहे हैं जिन्होंने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे बंचेस में विकेट निकाला है इस फिक्चर में, नहीं तो बॉलरों के लिए खास कुछ रहा नहीं है, आपने देखा है। इसके सिवाय मिशेल मैक्लेनगन भी थे, लेकिन ये तो अभी ऑकलैंड की टीम होकर खेलते नहीं। और आखिरी जो मैच इन दोनों टीमों के बीच में हुआ था और इस ग्राउंड पे भी हुआ था, यहाँ पर भी एक हाई स्कोरिंग एनकाउंटर हमें देखने को मिला था। ऑकलैंड ने बना था 170, फिर से बुनरो और कप्टिल के यहाँ परफॉर्मेंसेस थे। कुगलैंड के विकेट थे एक, और वर्मा ने 3 विकेट निकाला था। नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट ने चेस कर लिया था, 1 गेंद रहे थे, डिफचिच के यहाँ पर रन थे, कुगलैंड की बैटिंग से भी रन थे। कायल जेमिसन जो कि आज के मैच में वापस आने वाले हैं। तो ऑकलैंड के लिए एकमात्र जो बड़ा चेंज होने वाला है वो है कायल जेमिसन का इंक्लूजन।
इन्होंने यहाँ पर 3 विकेट निकाला था। तो ये 3 मैचेस हुए हैं इस बीच, मतलब 5 में से 3 मैच क्योंकि ऑकलैंड पे ही हुए हैं। तो एंटन डिप्सिच आपको काफ़ी कंसिस्टेंटली दिख रहे हैं स्कॉट कोगेलाइन के साथ, यहाँ पर उनके रन हैं। उसके बाद यहाँ पर कोगेलाइन थे, डिप्सिच यहाँ पर नहीं थे। और आखिरी जो मैच था यहाँ पर भी डिप्सिच का नाम आपको दिख जाएगा, ठीक है। इसके सिवाय सोलिया 1-2 मैच में रहे हैं, मतलब ऐसा एंटन डिप्सिच ने 2 अर्धशतक लगाए हुए हैं इस ग्राउंड पर जो 3 मैचेस उन्होंने खेले हैं। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो मेजोरिटी चीज़ बताने लायक है कि ये फिक्सचर काफ़ी हाई स्कोरिंग रहा है। एकमात्र लो स्कोरिंग रहा है, लेकिन वो भी हैमिल्टन में। ऑकलैंड में तो जब भी मैच हुए हैं हमने 170 चेस होते हुए देखा है। उसके बाद यहाँ पर हमने 196 चेस होते हुए देखा है। उसके बाद 202 भी चेस होते हुए देखा है, और तीनों ही बार जो है बैटिंग सेकेंड टीमें जीती हैं। लेकिन एक जो ट्रेंड है वो है कि जैसे जैसे साल आगे आते गए हैं, हर साल में रन थोड़ा थोड़ा करके कम हुआ है। हालांकि इसका कोई लॉजिक तो नहीं है, लेकिन हुआ है जो देखने लायक है कि देखिए 202 बना, 203, उसके बाद यहाँ पे रन थोड़े से कम बन गए, 196, 197, और पिछले साल और भी कम 170, 173। तो रन थोड़े से कम बन रहे हैं, लेकिन हाई स्कोरिंग इनकाउंटर का फैक्टर यहाँ पर भी चल रहा है, ठीक है। विकेट्स भी गिर रहे हैं, बंचेस में विकेट शायद रेगुलरली आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं, लेकिन विकेट्स भी रेगुलरली गिर रहे हैं। लेकिन हाईएस्ट पॉइंट स्कोरर जो है वो बैट्समैनों से ही है, जो मैं बताना चाहता हूँ। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो एंटन डिप्सिच 38 औसत है उनका, और 2 जो अर्धशतक आप देख रहे हैं वो इसी ग्राउंड पे उन्होंने लगाया हुआ है। इसके सिवा डैरेन मिचेल ऑफ कोर्स थे, लेकिन अवेलेबल नहीं है। कॉलिन मुनरो थे। ग्लेन फिलिप्स सिर्फ 20 का औसत है उनका, और बहुत ही ज़्यादा ख़राब आप कह सकते हैं परफॉर्मेंस है। एक उन्होंने यहाँ पर 50+ स्कोर बनाया था, वो भी मेरे ख्याल से रिसेंटली नहीं था। अ, जी हाँ, रिसेंटली उन्होंने नहीं लगाया था ये कोई 50 का स्कोर। ये जो 24-25 रन है यही रिसेंट समय में इनका हाईएस्ट स्कोर रहा है। रिसेंट सालों में इन्होंने कुछ बड़ा स्कोर नहीं खड़ा किया। ये शायद बहुत पुराना मैच था जहाँ पर ग्लेन फिलिप्स ने अच्छा कुछ करा होगा। और अभी अगर आप फिलहाल देख रहे होंगे, ग्लेन फिलिप्स का फॉर्म भी इतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो ये एक कंसर्न की बात है। रॉबर्ट ओडॉनेल 101 का औसत, ऑफकोर्स कोई शतक तो नहीं, दूर की बात है, अर्धशतक भी नहीं लगाया, लेकिन नॉट आउट रहे हैं कई बार। और जब भी खेला है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट उन्होंने हमेशा ही करा है। बॉलर में से बात करी जाए तो स्कॉट कोगेलाइन का नाम आपको दिख जाएगा। औसत भले ही इनका उतना अच्छा नहीं है, लेकिन बंचेस में 2 बार विकेट निकाल चुके हैं वो इस फिक्सचर में, जो एक लौते बॉलर हैं, और हमेशा ही कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करते हुए देखा गया है उनको यहाँ पे। और बाकी बॉलरों में से बिल लिस्टर अच्छा औसत है, लेकिन मतलब रेगुलर विकेट टेकर नहीं रहे हैं। 2 मैच में उन्होंने विकेट निकाला है, और जब भी निकाला है बंचेस में निकाला है। उसके बाद कायल जेमिसन, जिन्होंने आखिरी मैच जो इस ग्राउंड पे खेला था इस टीम के अगेंस्ट में, उन्होंने 3 विकेट निकाले हुए थे। हालांकि डेथ ओवर्स में ही थे, लेकिन चलिए विकेट तो था, ठीक है। तो ये है पूरी तरीके से चीज़ें जो आपको समझनी चाहिए इस हेड टू हेड के बारे में, वो मैंने आपको समझा दिया है। हाई स्कोरिंग इनकाउंटर है, विकेट्स भले ही गिरे हों, लेकिन उस तरह से कुछ नहीं। और अगर आप जोन नोटिस करेंगे तो टॉप 4 में से काफ़ी परफॉर्मेंसेस आए हैं, स्पेशली ऑकलैंड की तरफ से। आप नोटिस करेंगे कॉलिन मनरो, ग्लेन फिलिप्स, आपने मार्टिन गप्टिल को भी बड़ा इनिंग्स खेलते हुए देखा होगा। सभी यहाँ पर हैं। एंटन डिप्सिच जो बड़े इनिंग्स हैं ये तब थे जब वो ओपनिंग कर रहे हैं। और आपने नोटिस करी होगी पिछले मैच पर एंटन डिप्सिच 1 डाउन आए थे, और ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, एंटन डिप्सिच जब भी इसी पोजीशन पे आते हैं ना, मतलब ओपनिंग हो जाए 1 डाउन ऐसे पोजीशंस पे, उनका बैटिंग परफॉर्मेंस बहुत बेटर होता है। जनरली टीम के लिए वो नीचे भी आते हैं, लेकिन जब भी वो ऊपर आ जाते हैं ना, इनका बैटिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है। रिकॉर्ड्स भी यहाँ पर इनके काफ़ी डिसेंट है। यही कुछ चीज़ें हैं। तो यही सारी चीज़ें अभी एक बार देख लेते हैं ग्राउंड में हमें क्या क्या चीज़ें मिलता है। ये सब को मतलब सारे के सारे परफॉर्मर्स हैं जो इस ग्राउंड में अच्छा करते हैं, ऑकलैंड के ही प्लेयर्स हैं, बहुत दिनों से खेले हैं तो परफॉर्मेंस इनके हैं। यहाँ पर भी आपको रॉबर्ट ओडॉनेल के नाम दिख जाएंगे। ग्लेन फिलिप्स का औसत यहाँ पर बेटर है 31, तो ये है। अभी इस ग्राउंड के बारे में बातें करें तो इस ग्राउंड में ऑलरेडी एक मैच हो चुका था जो लिस्टेड था कैंटरबरी के अगेंस्ट में। हालांकि वो मैच दिन में बहुत बारिश हुआ था, तो सिर्फ 5 ओवर का मैच हुआ था। ऑफकोर्स वो मैच हारी थी ऑकलैंड, लेकिन वो मैच दिखाने लायक कुछ है नहीं। तो बाकी जो पुराने मैचेस हैं पिछले सीजन तक, वही मैं आपको दिखाता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ कि इस ग्राउंड में एक्चुअली में होता क्या क्या है। जनरली हाई स्कोरिंग इनकाउंटर्स होते हैं यहाँ पे, लेकिन कभी कभार हमने बैटिंग कोलैप्स भी होते हुए देखे हैं। और जब भी बैटिंग कोलैप्स हुआ है ना, उसको लीड किया है स्पिनर ने, ठीक है। वैसे तो स्पिनर्स के लिए खास कुछ नहीं है, लेकिन अगर बैटिंग कोलैप्स कहीं से हो गया तो हमें किसी ना किसी स्पिनर का, जिस भी टीम की बॉलिंग मतलब बैटिंग कोलैप्स करवा रही है, किसी ना किसी स्पिनर का हमें बंचेस में विकेट देखने को मिले हैं। तो देखते रहो। देखो पहला मैच 184 चेस तो नहीं हुआ, लेकिन 180 का स्कोर बना। पेसर्स के ही ज़्यादा से ज़्यादा विकेट यहाँ पर हैं। स्कोरर्स को बाद छोड़ दीजिए, स्कोरर्स जो आपने ऊपर देख ली उनमें से ही होते हैं जनरली। उसके बाद 210 चेज नहीं हुआ, लेकिन 197 तक बन गया।
पेसर्स के ही अपर हैंड है, साथ में एक आध विकेट लेग स्पिनर्स को मिलता हुआ। अभी देखिए 133, ठीक है, उसको चेस करने के लिए भी लगभग 18.5 ओवर्स तक जाना पड़ा, मतलब 18.5 ओवर तक जाना पड़ा। लीड किया किसने? स्पिनर ने, ठीक है। यहाँ पर भी गप्टिल के कुछ स्कोर्स थे। उसके बाद फिर से देखो, जैसे ही स्पिनर्स का रोल आउट हो गया, स्कोर्स कहाँ पे जा गिरे, 194, 195, और वापस एक और मैच, फिर से बैटिंग कोलैप्स, फिर से लीड किया किसने? स्पिनरों ने, ठीक है। यहाँ पर भी आपको स्पिनर्स के विकेट दिख जाएंगे, जो 141 बनाने के लिए 19 ओवर तक जाना पड़ा। और आखिरी जो मैच आपने देखा ये दोनों टीमों के बीच में हुआ था, वो तो आपने देख ही लिया। तो जनरली इस ग्राउंड पे काफ़ी रन बनते हैं, 170, 180, 190, 200 तक भी बने हैं। लेकिन अगर स्पिनर्स का यहाँ पे कहीं से रोल आ गया, तो हमने बैटिंग कोलैप्स भी लीड करा हुआ है। तो मेरे हिसाब से दोनों ही टीमों की तरफ से एक स्पिनर अगर आप मैनेज कर पाएँ तो काफ़ी अच्छी बात होगी। अगर कोई ऐसा स्पिन ऑप्शन है जो बैटिंग भी कर सकता है, तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन बन सकता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये पिच कब कैसा बिहेव करेगा। जनरली मतलब 10 में से शायद एक ही मैच होता है जहाँ पे बैटिंग कोलैप्स हो, लेकिन वो एक मैच कब आएगा वो किसी को आप बता नहीं सकते उस तरह से, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। बॉलर तो वैसे भी आप ज़्यादा नहीं रखने वाले हैं, लेकिन एक स्पिनर को अगर पॉसिबल हो तो लेके चलना। सेफ सिलेक्शन परसेंटेज देखिए ही सही, लेकिन एक स्पिनर मेरे ख्याल से आपकी टीम में ज़रूर होने चाहिए। कौन कौन से हो सकते हैं वो मैं आपको आगे नोटिफाई करवा देता हूँ। तो ये है ग्राउंड के बारे में। जनरली हाई स्कोरिंग इनकाउंटर्स होते हैं, पेसर्स का ही अपर हैंड है, और ऐसी कोई बात नहीं है कि टॉस का कोई इफेक्ट हो, मतलब दोनों इनिंग से ही रन बन सकते हैं, ठीक है। हालांकि अगर 200 के ऊपर नहीं बने तो चेज़ भी होता है, हमने ये देख लिया है। देखिए 200 के ऊपर बना, चेज़ नहीं हुआ। यहाँ पे 184 भी चेस नहीं हुआ था, लेकिन उसके पहले हमने देखा है कि 194 यहाँ पे चेस होता हुआ, उसके बाद 170 एक ओवर रहते चेस होता हुआ, तो मतलब ऐसा, ठीक है। अभी आ जाते हैं प्लेइंग 11 पर और देखने की कोशिश करते हैं क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं कल के मैच में दोनों टीमों के होकर। टीम साइफर्ट तो वैसे भी कीपर सेक्शन में है, डिफॉल्ट पिक है, अच्छे फॉर्म पर है, कीपिंग के पॉइंट्स तो वैसे भी आपको दे देते हैं, तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ बातें करने की फ़ायदा नहीं है। जीत रवाल फॉर्म पर है, ऑफकोर्स फॉर्म पर है, 4 ट्रॉफी से ही अच्छा कर रहे हैं, और ये अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने वाले हैं, अपना पुराना होम ग्राउंड है ये इनका, ठीक है। बैटिंग सेक्शन में मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा कोई ऑप्शंस आपके पास होने वाले हैं, तो जीत रवाल भी ऑटोमेटिक चॉइस है, तो इनको रख लेगा। एंटोन डेपचिच ऑलराउंडर सेक्शन में कल के मैच में एक इंक्लूशन होने वाला है एक प्लेयर का। उसके बाद हो सकता है कुछ लोग किसी किसी प्लेयर पर एक्सपेरिमेंट करें, लेकिन मेरे हिसाब से एंटोन डेपचिच इज़ नॉट द प्लेयर टू गेट एक्सपेरिमेंटेड। तो आपकी टीम में ये ज़रूर होने चाहिए। रिकॉर्ड्स बहुत अच्छे हैं, हो सकता है कि नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट की तरफ से कैप्टन वाइस कैप्टन मटेरियल भी मैं एंटोन डेपचिच को बनाऊँ। अभी भी उनके तरफ से एक बड़ा इनिंग्स आना बाकी है, क्या पता इसी ग्राउंड पे आ जाए जहाँ पर उन्होंने ऑलरेडी 3 मैच खेल के 2 वर्ष तक लगाया हुआ है। उसके बाद जोनो कार्टर हैं, जिनका बैटिंग ऑर्डर नीचे भी आ सकता है। कॉलिन द ग्रैंडहोम एक और इम्पॉर्टेंट प्लेयर कल के मैच में आने वाले हैं। फॉर्म मुझे नहीं दिखा है इनका कुछ अच्छा है, रिसेंटली कुछ ए टीम के होकर कुछ मैचेस उन्होंने खेले हैं, आकर ताबड़तोड़ बैटिंग करी है, 20-25 रन बनाया है, आउट हो गए हैं, मतलब खास कुछ नहीं, बॉलिंग नहीं करवाई है। तो ये एक चीज़ है कि कॉलिन द ग्रैंडहोम बॉलिंग नहीं करवाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, बैटिंग लेकिन अच्छी खासी मतलब हिटिंग के लिए आप देख सकते हैं वो कर रहे हैं। तो बैटिंग ऑर्डर में प्रोमोटेड भी हो सकते हैं, नीचे भी आ सकते हैं, लेकिन जनरली मुझे लगता है हिटिंग के लिए ही इनको भेजा जाएगा। ये भी अपने पुराने घर पे अपने पुराने टीम के अगेंस्ट में खेलने आने वाले हैं। उसके बाद मिचेल सैंटनर, ब्रेट हैम्पटन का रोल मुझे लगता है कल के मैच में कम होगा। वैसे तो यहाँ पर उन्होंने अच्छा करा हुआ है, और 4 ट्रॉफी में मतलब 50 ओवर टूर्नामेंट्स में अगर मैं रिकॉर्ड्स की बात करूँ तो ब्रेट हैम्पटन का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है ऑकलैंड के अगेंस्ट में, बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से। बॉलिंग मुझे लगता है बॉलिंग में कोई चेंजेस शायद नहीं होंगे, लेकिन बैटिंग मुझे लगता है इनको काफ़ी नीचे भेजा जा सकता है कल के मैच पर, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंस इनका कम हो सकता है। नहीं तो क्वालिटी और फॉर्म के बारे में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इनको लेकर भी। स्कॉट को गिलाइन उसके बाद, और 2 बड़े नाम और जो वापस आने वाले हैं नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के होकर, वो है टिम साउदी और ट्रेंट बोल्ट। अभी इन दोनों के आने से आपके लिए कन्फ्यूजन्स और बढ़ जाएंगी, क्रेडिट का इशू भी आएगा, ट्रेंट बोल्ट 9 क्रेडिट में है, और इन दोनों को अगर आप लेने जाएंगे तो थोड़ा सा बॉलिंग हैवी टीम हो जाएगा। तो यही एक चीज़ है जहाँ पर आपको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा। बड़े नाम हैं, काफ़ी लोग इनको टीम में रखेंगे भी, न्यूजीलैंड के होकर रिसेंटली खेल के आए हैं, बाकी इससे ज़्यादा मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, मतलब जितना आपको पता है वही मैं बता सकता हूँ। नेशनल टीम के होकर खेले हैं, नाम बड़ा है, आगे देखना होगा क्या क्या कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये फिक्सचर उतना ज़्यादा कुछ बॉलरों के नहीं रखा है। इवन जहाँ जहाँ पे बैटिंग कोलैप्स ही हुए हैं वहाँ पर भी पेसर्स के लिए तो कुछ नहीं रहा है। तो अगर मेरे को ऑप्शन आया और मेरे को क्रेडिट सेव करना पड़ा इन दोनों में से किसी एक को ड्रॉप करके, तो मैं वो करने में हिचकिचाहट नहीं दिखाऊंगा, मैं ये पर्सनल ओपिनियन है मेरा। बाकी बेंच पे कटन क्लार्क और अमित वर्मा भी है, अमित वर्मा को भी मौका मिल सकता है अगर टीम एक स्पिनर के साथ जाना चाहे तो, लेकिन मुझे लगता है ऐसा ही प्लेइंग 11 होना चाहिए।
ऑकलैंड की तरफ से एक बड़ा चेंज ये है कि काइल जेमिसन वापस आएंगे। ठीक है, काइल जेमिसन ने आपने देखा है अच्छे रिकॉर्ड्स हैं इनके, बैटिंग भी थोड़ी बहुत कर लेते हैं। मार्टिन गप्टिल रिसेंटली ए टीम के होकर भी खेले हैं, लेकिन वहाँ पर भी वही कोई 20-25 रन बनाया हुआ है। लेकिन मुझे लगता है ही इज़ नॉट द प्लेयर टू गेट ड्रॉप्ड, क्योंकि ऑकलैंड का ग्राउंड जो है ये इनको काफ़ी पसंद है, काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड्स हैं इनके यहाँ पे। और आपने देखा है कि टॉप 2 तीनों में से काफ़ी अच्छे अच्छे स्कोर्स बने हैं ऑकलैंड के होकर इस फिक्चर में। तो मुझे लगता है ऑफकोर्स आपकी टीम में होने चाहिए, और बैटिंग सेक्शन में है सबसे बड़ी बात। तो उसके बाद सिंसोलिया के बारे में बताना ज़रूरी है। ये सिंसोलिया का 50 ओवर क्रिकेट में अगेंस्ट नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट औसत 100 के ऊपर है। ठीक है, तो फोर्थ ट्रॉफी में अगर मैं आपको बात करूँ तो फोर्थ ट्रॉफी में सिंसोलिया का बहुत ही धांसू रिकॉर्ड रहा है विद द बैट। बॉलिंग वो नहीं करवा रहे थे, लेकिन रिसेंटली मेरे ख्याल से 2-3 दिन पहले ही ए टीम के होकर ये भी खेल के आए हैं, लेकिन वहाँ पे उन्होंने प्रॉपर बॉलिंग भी कराई हुई है। इवन डेथ ओवर्स में भी इनको बॉलिंग मिला था, जहाँ पर उन्होंने 3 विकेट निकाले थे, ना सिर्फ बॉलिंग करी थी, 3 विकेट भी निकाले थे। तो बॉलिंग को लेकर इनका कोई इशू तो नहीं है, फिट हैं, बॉलिंग करवा सकते हैं। अभी टीम क्या चाहेगी उसके ऊपर है, लेकिन ये एक इन्फॉर्मेशन है जो मुझे लगता है आपको शेयर करना ज़रूरी था कि सिंसोलिया बॉलिंग के लिए अवेलेबल है। बाकी टीम मैनेजमेंट क्या चाहेगी उसके ऊपर है। ग्लेन फिलिप्स हो सकता है कि अभी उनकी बॉलिंग की ज़रूरत नहीं पड़े, क्योंकि लुई देलपोर्ट आ चुके हैं, अभी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रॉबर्ट ओटोनल के बीच बीच में बॉलिंग करवा लेते हैं, विल ओटोनल भी करवा लेते हैं, लेकिन बैटिंग से इनके फॉर्म बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो देखना होगा क्या करवा सकते हैं हम इनको लेकर। विल ओटोनल एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर, फॉर्म ऑफ इस लाइफ पे चल रहे हैं, मतलब लगभग 2-3 महीने से ये लगातार रन बनाते हुए आ रहे हैं। और उससे भी बड़ी बात, ऑकलैंड के मैदान पे तो इनका परफॉर्मेंस कुछ अलग लेवल पे चला जाता है। ठीक है, मतलब फोर्थ ट्रॉफी में उन्होंने लगातार 4 मैचेस इस ग्राउंड पे खेले हैं, चारों ही मैचेस में उन्होंने स्कोर करे हैं। थोड़े से स्लो स्टार्टर हैं, मैं मानता हूँ कि बहुत जल्दी आगे हिट नहीं कर सकते हैं, लेकिन डिपेंडेबल बैट फॉर श्योर हैं विल ओडोनिल। ज़रूरत पड़ने पर बॉलिंग भी करवा सकते हैं। रॉबर्ट ओडोनिल मैनेज कर पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है अगर आप सारे बैट्समैनों को लेके जाएंगे तो। लेकिन हाँ, बड़ी लीग में अगर आप मतलब गप्टिल को छोड़ रहे हो तो रॉबर्ट ओडोनिल को आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। उसके बाद बॉलरों में से काइल जेमिसन तो ऑफकोर्स आपके लिए डिफ़ॉल्ट पिक हो जाएंगे। अगर फर्स्ट बॉलिंग करती है टीम तो डन रूफर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक होते हैं। डेथ ओवर्स में हमेशा विकेट निकाल रहे हैं, चाहे वो शुरुआत में कितने भी रन क्यों ना दे दे। और अगर आपको ऑकलैंड की तरफ से कोई स्पिनर देखना है तो विल समरवाइल या लुई दिलपोर्ट में से ऑप्शन आता है। रस्ट ब्राक का भी एक ऑप्शन है। रस्ट ब्राक लेफ्ट हैंड मीडियम पेस बॉलर होंगे, और उनके सामने यहाँ पे काफ़ी सारे राइट हैंड बैट्समैन भी आएंगे। और एक मैच जो उन्होंने खेला था नॉर्थन डिस्ट्रिक्ट के अगेंस्ट में, उन्होंने 2 विकेट निकाला हुआ है। आखिरी मैच में भी मेरे ख्याल से उन्होंने 1-2 विकेट निकाला था। तो एक अच्छे क्रेडिट सेवर यही बन सकते हैं। ये दोनों ही 8 क्रेडिट में आपको मिल जाएंगे, आप इनमें से किसी को लेकर क्रेडिट सेव कर सकते हो, और बॉलरों में से ही लेके क्रेडिट सेव करने का ही सजेशन मैं दूंगा इस फिक्चर में, अगर आप रिकॉर्ड्स की मान रहे हैं तो। कैप्टन मस्करिन चॉइस की बात करें, नॉर्थन ईस्ट के होकर साइफर्ट और डेफ्ची सेवेस्ट्री में होंगे। उसके बाद कोगेलाइन और रवाल। बहुत ज़्यादा रिस्क है तो क्लाउडिन द ग्रैंटॉम या ब्रेट हैम्पटन में से आप ट्राई कर सकते हैं। ब्रेट हैम्पटन का बैटिंग ऑर्डर हो सकता है थोड़ा नीचे हो जाए, नहीं तो फॉर्म में तो वो बहुत ही बढ़िया वाले हैं। और बोल्ट और साउदी में से कोई है। ऑकलैंड की तरफ से फिलिप्स और सोलिया सेवेस्ट्री में होंगे। उसके बाद विल ओडोनिल और मार्टिन गप्टिल जेमिसन बॉलरों में से, और रॉबर्ट ओडोनिल बैट्समैनों में से ऑप्शन हैं जिनको आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये रही सारी चीज़ें। अभी एक बार देख लेते हैं ड्रीम 11 की टीम। तो यहाँ पे मैंने ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाया है, मैंने यहाँ पर कॉलिंग टेक रॉन्डम को मैनेज कर लिया है, क्योंकि मुझे लगता है इनकी बैटिंग ऊपर आने वाली है। अगर तेज़ तरह 30-35 रन भी बना देते हैं या फिर 20-25 रन भी बना देते हैं तो काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं। हालांकि जेनुइन ऑलराउंडर ये नहीं होंगे कल के मैच में, याद रखना। जेनुइन ऑलराउंडर्स आपको देखना है तो कम क्रेडिट में आपको ब्रेट हैम्पटन मिल जाएंगे। मिचेल सैंटनर आपके लिए ऑप्शन हो सकते हैं, काफ़ी लोग इनको इग्नोर कर सकते हैं, क्रेडिट का भी इशू बन सकते हैं इनको लेने में। लेकिन क्या है कि जैसे आपने देखा है कि कभी कभार स्पिनर्स यहाँ पे कुछ कमाल कर देते हैं, तो मिचेल सैंटनर और वाकर में से कोई एक मेरे ख्याल से आपकी टीम में ज़रूर होने चाहिए। मिचेल सैंटनर थोड़ी सी बैटिंग भी कर सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन में मुझे स्पेस नहीं मिल रहा, क्योंकि मेरे को सोलिया, डेवचिच और कोगेलाइन चाहिए। कोगेलाइन पे भी आप रिस्क ले सकते हो, लेकिन कम क्रेडिट में मिल रहे हैं और उनके रिकॉर्ड्स हमेशा ही इस फिक्चर में डिसेंट रहते हैं, तो इसीलिए मैंने मैनेज कर दिया है। बाकी बॉलर है, क्योंकि मुझे इस फिक्चर में बॉलरों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं है, अनलेस कि वो मतलब ग्राउंड में लो स्कोरिंग एनकाउंटर वाला कुछ हो जाए, तो इसीलिए ये एक स्पॉट है। इनके वो कम क्रेडिट में मिल रहे हैं तो मैं इसीलिए ज़्यादा बातें नहीं कर रहा। लेकिन कॉलिंग द ग्रैंडोम के ऊपर आप रिस्क ले सकते हो, और हैम्पटन और सैंटनर में से किसी एक को ले सकते हो। क्रेडिट अगर बच जाए तो यहाँ पर आप जो 2 मेन पेसर्स हैं, जैसे कि टीम साउदी और ट्रेंट बोल्ट, इनमें से भी किसी को ले सकते हो। ऐसा कर सकते हो वाकर को ड्रॉप कर दो, सैंटनर के ले लो, 8.5 क्रेडिट बच गया, आप टीम साउदी को यहाँ से मैनेज कर लो।
तो क्या होगा, आपके पास पेसर भी एक्सपीरियंस भी आ जाएगा, एक पेसर भी आ जाएगा और कुगेलैंड भी हैं जो एक थोड़ा बहुत बॉलिंग ऑलराउंडर हो गए। और यहाँ से सोमरवाइल और कायल जेमिसन के रूप में मैंने 2 बॉलर्स को ले लिए। अगर सूर्या बॉलिंग करवा देते हैं तब तो और भी बढ़िया बात हो जाएगी मेरे लिए। यहाँ पर जीत रावल, विल ओडोनिल और मार्टिन गप्टिल जो मेरे लिए 3 मेरे मेन बैट्समैन होने वाले हैं। मार्टिन गप्टिल फॉर्म पे नहीं है, एक चांस आप इन पे ले सकते हो, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा रिस्क हो जाएगा इनके ऊपर चांस लेना, क्योंकि इस ग्राउंड पे वो हमेशा ही कुछ ना कुछ करते हैं। आखिरी हेड टू हेड फिक्सचर भी उन्होंने बनाया हुआ है, तो ये एक चीज़ है। और इसीलिए मैंने यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट को हटाया हुआ है स्ट्राइक बॉलर के रूप में, क्योंकि मुझे लगता है कि लेफ्ट आर्म मीडियम पे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर हैं वो, तो वही एक बॉलर है जो मार्टिन गप्टिल को दिक्कत में डाल सकते हैं। तो ट्रेंट बोल्ट मिस किया है, मैं क्रेडिट भी बच गया है, तो मैंने मार्टिन गप्टिल मैनेज कर लिया है। अगर आप मार्टिन गप्टिल को हटा रहे हो तो यहाँ पे आपके लिए मतलब डिफ़ॉल्ट पिक हो जाएंगे रॉबर्ट ओडोनिल, ठीक है। इसको लेने से आपके पास एक क्रेडिट बच भी जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट को भी ले सकते हो, अगर आप चाहो तो बेन लिस्टर को भी ले सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन चॉइस की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है। टीम साइफर्ट सारे जनता कैप्टन बनाने जिस फॉर्म पर चल रहे हैं और कीपिंग के जो पॉइंट्स वो देते रहते हैं 20-25 तो ऐसे ही देते हैं कीपिंग से, तो अच्छे चॉइस बन सकते हैं। ये आपके ऊपर है, अगर आप चाहो तो इनको बना सकते हो। मैं शायद पर्सनली एंटोन डेविस के साथ जाना चाहूँगा, इनके रिकॉर्ड्स मुझे काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं और टॉप ऑर्डर में आने के बाद इनका जो ट्रेंड है वो भी अच्छा नज़र आ रहा है और इनसे बड़ी इनिंग्स की मुझे अभी भी उम्मीद है जो कि अभी तक ये कर नहीं पाए हैं। वाइस कैप्टनसी के लिए विल ओडोनिल बहुत सही ऑप्शन बन सकते हैं इस ग्राउंड पे। कभी भी अभी तक तो रिसेंट सीजन में वो फेल नहीं हुए हैं, थोड़ा रिस्की होगा लेकिन अच्छे फॉर्म पर हैं। और सिन सोलिया एक और ऑप्शन आपके लिए बन सकते हैं, ठीक है। इसके सिवाय मार्टिन गप्टिल वगैरह भी है, लेकिन क्योंकि वो फॉर्म पे नहीं है तो मैं स्मॉल लीग के लिए सजेस्ट नहीं कर रहा। तो ऐसा ही कुछ चीज़ हो सकता है जहाँ पर आप काम वगैरह कर सकते हो। बाकी लाइनअप आने के बाद टॉस के बाद आपको लास्ट मोमेंट पे अपडेट जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहाँ पर आप ज्वाइन हो सकते हो। प्रोसेस मैंने समझा दिया है, तो ज्वाइन जो है ज़रूर हो जाना, सब कुछ फ्री में है वहाँ पे और सब कुछ आप ही के लिए है। तो तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।